हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेट स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम साइंस की बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी की फर्स्ट वीडियो जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान की शाखाएं, जीवधारियों का वर्गीकरण, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। तो आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त सजीवों, जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सन 1802 में किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपका आंसर होगा सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था और ट्रेविरेनस ने सन 1802 में। लैमार्क फ्रांस से थे और ट्रेविरेनस जर्मनी से थे। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों। पहला है बायो, दूसरा है लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी से हम जीवन का अध्ययन करते हैं। तो ये तो हो गया बायोलॉजी शब्द का अर्थ। तो इसमें हमने देखा कि जीवन यानी कि सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सजीव कौन है, किनको हम कहेंगे कि ये सजीव है। हु इज लिविंग। तो सजीव कौन होते हैं? तो देखिए सजीवों में क्या क्या विशेषता होती हैं जो कि हमें निर्जीवों से अलग करती हैं। तो सबसे पहले तो सजीव श्वसन करते हैं, यानी कि उनमें रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम अपने आप को ही उदाहरण में लेते हैं, हम सजीव हैं ना, तो हम श्वसन करते हैं। सेकंड पॉइंट है सजीव में वृद्धि होती है, ग्रोथ करते हैं, तो हमारी ग्रोथ होती है ना। थर्ड पॉइंट है सजीव पोषण करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हम भी जीवित रहने के लिए पोषण लेते हैं ना, आहार लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है पाचन, पाचन की प्रक्रिया होती है, डाइजेशन होता है। तो हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है। जो भी हम खाते हैं पाचन तंत्र उन्हें क्या करते हैं? पचाते हैं। उसके बाद होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजनन। सजीवों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन। तो मुख्यतः ये चीजें आपको सजीवों में मिलेंगी, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी सजीव होते हैं, उनमें ये 6 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो श्वसन करते हैं, उनमें वृद्धि होती है, पोषण लेते हैं, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, फिर प्रजनन होता है। तो क्या हम पौधे को यानी कि प्लांट्स को सजीव कह सकते हैं? तो हाँ, पौधे भी सजीव होते हैं, क्योंकि पौधे में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, उनमें भी वृद्धि होती है। तो आपने देखा होगा एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो भी बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, तो उसमें वृद्धि होती है। पोषण लेते हैं, तो हाँ बिल्कुल पौधे भी पोषण लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये पोषण लेते हैं। उत्सर्जन, तो पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पौधों और प्राणियों दोनों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, परंतु पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग या तंत्र नहीं होता। जैसे कि हमारे इंसानों में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन अंग होता है, पर पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता।
पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों, छालों, फलों या बीजों के माध्यम से निष्कासित करते हैं। तो पौधे क्या होते हैं, क्या करते हैं पौधे? तो उनके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना, वो पत्तियों के माध्यम से, छालों के माध्यम से, फलों के माध्यम से या फिर बीजों के माध्यम से निष्कासित करते हैं। पर पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है और पौधे प्रजनन भी करते हैं फूलों के माध्यम से, तो इसीलिए पौधे भी सजीव होते हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो बताइए, क्या क्या टेबल सजीव है? नहीं, ये निर्जीव है, क्योंकि इसमें ना तो श्वसन होती है, ना ये श्वसन लेते हैं, ना ही इसकी ग्रोथ होती है, ना ही ये पोषण लेते हैं और ना ही इसका उत्सर्जी अंग है, तो ये निर्जीव है। सेकेंड है पौधा, पौधे सजीव होते हैं? तो हाँ, पौधे सजीव होते हैं। तीसरा है कॉकरोच, कॉकरोच सजीव होते हैं? तो हाँ, कॉकरोच सजीव होते हैं। देखते हैं आगे। जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी कि बायोलॉजी की ब्रांचेस। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जितने भी जीवधारी हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जितने भी जंतु आते हैं, इंसान भी जंतु विज्ञान में ही आते हैं, और वनस्पति विज्ञान में जितने भी पेड़ पौधे, पादप समूह है ना, ये वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। थियोफ्रेस्टस, ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, इन्हें भी याद रखना आसान है। तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड है, तो पेड़ पौधे मिलकर क्या बनाते हैं? जंगल, जंगल यानी कि फॉरेस्ट। और थियोफ्रेस्टस के पीछे क्या लगा हुआ है? फ्रेस्टस। तो फ्रेस्टस को आप फॉरेस्ट से रिलेट कर सकते हैं, तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक है। आपको याद रखना आसान हो गया दोस्तों। और अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं। इतनी चीजें आपको याद रखना है। देखते हैं आगे। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? तो देखते हैं। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। इसमें अरस्तु ने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। इस पुस्तक में इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। और दूसरा है थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के भी जनक हैं अरस्तु। एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। और नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, इसके जनक हैं रॉबर्ट हुक। ये भी आपको याद रखना है, कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। तो ये इतना आपको याद हो गया दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले है कोशिका यानी कि सेल। तो कोशिका के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कोशिका विज्ञान के बारे में बताऊंगी। पर आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो कोशिका होती है ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हम मनुष्य के शरीर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करते हैं ना, तो जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? कोशिका होगी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी छोटी इकाई कोशिका होती है। यहाँ पर मैं आपको मनुष्य का उदाहरण दे रही हूँ कि अगर
मनुष्य के शरीर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देना तो जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे हम कोशिका कहेंगे, यानी कि सेल कहेंगे। और इसी कोशिका को हम टिश्यू कहते हैं, यानी कि ऊतक कहते हैं। और ऊतक के समूह को हम अंग कहते हैं। अंग जैसे कि छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, और यही अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे कि छोटी आंत बड़ी आंत से मिलकर क्या बनाएंगे? पाचन तंत्र बनाएंगे, और यही अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? जीव बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, ऊतक बनता है। ऊतक से मिलकर बनता है अंग, और अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है जीव। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका के ऊपर मैं कोशिका विज्ञान वाली वीडियो में आपको डिटेल में कोशिका के बारे में बताऊंगी दोस्तों। तो आज के वीडियो में तो हम केवल इंट्रो देख रहे हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने किया था, जिन्हें कार्ल लिनियस भी कहा जाता है। तो इन्होंने की थी। तो लिनियस ने जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की थी, और लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकी को इंग्लिश में टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। याद रखिएगा, इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ? तो टेक्सो का मतलब हुआ कि समूह, यानी कि ग्रुप, और नॉमी का मतलब हुआ नाम रखना। तो टेक्सोनॉमी का मतलब ये हुआ कि इस धरती पर जितने भी जीवधारी यानी कि जीवित प्राणी है ना, उनका हम अलग अलग समूह बनाएंगे और उनके अलग अलग समूहों का कुछ नाम रख देंगे, जिसकी वजह से हम उनके बारे में आसानी से जान पाएंगे। इसीलिए बायोलॉजी की वो शाखाएं जिसमें हम जितने भी जीवधारी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके समूह हैं और उनका नाम रखते हैं। तो उसी शाखा को टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी के तीन चरण में होते हैं, यानी कि वर्गीकी के 3 स्टेप होते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करना, दूसरा है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना, और तीसरा है नोमेनकल्चर यानी कि नामकरण करना। तो मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कोई नया जीव देखा, तो सबसे पहले आप उसकी क्या करेंगे? पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये जीव पहले नहीं देखा गया है, ये एक प्रकार का नया जीव है। और पहचान करने के बाद उसका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि ये जो नया जीव है ये उड़ता है या रेंगता है या फिर तैरता है। तो आप उसका वर्गीकरण कर लेंगे, और वर्गीकरण करने के बाद उसका एक साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम रखा जाएगा। तो वर्गीकी के 3 स्टेप होते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन और तीसरा है नोमेनकल्चर। तो वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरे। तो इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया था। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया? एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरे, जिसमें इन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, इन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, दूसरा है जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। तो पादप जगत में इन्होंने सभी पेड़ पौधे को रख दिया पादप जगत में, और जंतु जगत में इन्होंने सभी जीव जंतुओं को रख दिया। कैरोलस लिनियस ने क्या किया? जीवों का वर्गीकरण किया, 2 भागों में विभाजित किया। पहले का नाम दिया पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। देखते हैं इसी के बारे में आगे। तो कैरोलस लिनियस ने जो ये वर्गीकरण किया, इसे 2 जगत वर्गीकरण कहा जाता है, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्योंकि इन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा था, इसीलिए इसे 2 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। पहला है
पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम और दूसरा है जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। इनके बाद आए अर्नस्ट हैकल। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने जीवों को 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि पादप जगत तो है और जंतु जगत भी है, लेकिन इसी के साथ धरती पर प्रोटिस्टा जगत भी है। तो अर्नस्ट हैकल ने 3 जगत वर्गीकरण किया है। तो ये प्रोटिस्टा में क्या आएगा? जैसे कि अमीबा है, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। तो ये जो अलग अलग किंगडम है इनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। ये केवल इंट्रो वीडियो है, तो आप इतना समझ लीजिए कि अर्नस्ट हैकल ने जीवों को 3 भागों में विभाजित किया था, पादप जगत, प्लांट किंगडम, जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा जगत। तो हमने 2 जगत वर्गीकरण पढ़ा और 3 जगत वर्गीकरण पढ़ा। अब देखते हैं आगे। 5 जगत वर्गीकरण। 4 जगत वर्गीकरण भी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पर ये 5 जगत वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार बहुत से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है यहाँ से कि 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। इन्होंने क्या किया कि इस धरती पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें 5 भागों में बांट दिया। 5 भागों में बांट दिया। पहले से तो पादप जगत था ही, जंतु जगत भी था, प्रोटिस्टा भी था, लेकिन इन्होंने क्या ऐड किया उसमें? मोनेरा। इसमें क्या आते हैं? इसमें बैक्टीरिया आते हैं। और दूसरा है कवक को इन्होंने ऐड किया। इसमें वो जीव आते हैं जो मृत जीवी होते हैं, यानी कि विषम पोषी होते हैं और पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मशरूम कवक जगत में आता है। तो इन्होंने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांट दिया, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा और कवक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि 5 किंगडम मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो R.H. व्हिटेकर ने दिया था, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से दिए हैं? तो पादप जगत है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है एंड फंगस। इतनी चीजें आपको याद रखना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। देखते हैं आगे। तो 5 किंगडम की बात हुई है, तो एक बार इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोनेरा किंगडम क्या है? इस जगत में कौन से जीव आते हैं? तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है? अगर आपने कोशिका के बारे में पहले से पढ़ रखा होगा तो आपको पहले से पता होगा कि प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छा है, मैं सेल वाले चैप्टर में इसके बारे में बताऊंगी, पर यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है। जो सेल होता है यानी कि कोशिका होती है, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका होते हैं जिसके अंदर जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती, या अभी जो झिल्ली होता है उसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ होता है। तो सेल के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों तरफ जो केंद्रक झिल्ली होती है वो नहीं होती, या फिर उसका सही तरीका से पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होता, तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। और अगर सेल के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है तो उसे यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो जो मोनेरा जगत में आते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी कि उसके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता या उसका अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होता, तो ऐसे जीव को प्रोकैरियोटिक जीव बोला जाता है। तो मोनेरा जगत में कौन कौन से आते हैं जीव? तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु,
साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आता है जलीय यानी कि जो जल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं? अमीबा आता है, प्लाज्मोडियम आता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी आते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। यूग्लिना पादप तथा जंतु के बीच कड़ी का काम करता है। याद रखना है आपको, यूग्लिना पादप तथा जंतु के बीच कड़ी का काम करता है। पादप, जो पेड़ पौधे होते हैं वो पादप जगत में आएंगे। तो इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इसी जगत के अंग हैं। तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे पादप जगत में आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आता है जंतु जगत। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। यानी कि जितने भी जीव जंतु होते हैं और इंसान भी सभी जंतु जगत में आते हैं। तो आगे है कवक, फंगस। कवक क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, जो कि पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं और इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो क्या क्या आता है कवक में? मशरूम आता है, ईस्ट, पेनिसिलियम इसी जगत के सदस्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु को बोला जाता है जीव विज्ञान का पिता। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान की जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान की जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किताब में थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है? इसका आंसर कौन सा होगा? कौन सा किताब है वो? तो हिस्टोरियम प्लैंटरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिस्टोरियम प्लैंटरम किताब में थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? 5 किंगडम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, R.H. विटकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित की और दोनों जगत को प्लांटी और एनिमल नाम दिया? किसने दिया था द्विजगत पद्धति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलस लिनियस ने दिया था द्विजगत पद्धति और दोनों जगत का प्लांटी और एनिमल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एसएससी CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन है। कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो काफी सरल आंसर है इसका, कोशिका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोशिका से ही संबंधित है कोशिका विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में? तो रॉबर्ट हुक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक को जाना जाता है कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट हेकेल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकेल ने 3 जगत वर्गीकरण दिया था। अगला क्वेश्चन है, पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी खाली स्थान है। तो क्या है? यूग्लिना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी यूग्लिना है।
अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हेकेल ने 3 जगत वर्गीकरण में किसे सम्मिलित नहीं किया? इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर है मोनेरा। आपने पढ़ा है पीछे, प्लांट्स उसमें सम्मिलित हैं, एनिमल भी, प्रोटिस्टा भी है, लेकिन मोनेरा 3 जगत वर्गीकरण में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वीटेकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जगत का नाम नहीं है? इनमें से कौन सा एक जगत का नाम नहीं है वीटेकर के वर्गीकरण के अनुसार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवाणु। जीवाणु कोई जगत का नाम नहीं है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? इसका राइट आंसर है कैरोलस लिनियस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैरोलस लिनियस सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे रखें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।